Hello everyone. Now we are going to discuss a question of law which regards to right to education. Right to education is the base of fundamental right and human rights, discussed with help of constitutional provisions and decided cases. तो जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का बेस है, यानी उसी के ऊपर ये पूरा राइट टू एजुकेशन खड़ा हुआ है। इसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ और डिसाइडेड लॉ केसेस के साथ स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग द पावर्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एजुकेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की जो डेवलपिंग पावर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। इट इज़ अ वे टू गैदर नॉलेज एंड एनरिच वन थॉट्स। ये एक तरीका है जिससे आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और अपने विचारों को बहुत रिच बना सकते हैं। इट इज़ एन एवोल्यूशनरी फोर्स विच प्रोवाइड्स ह्यूमनिज्म इन ह्यूमन्स एंड कॉजेज अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट डूइंग एंड थिंकिंग। तो ये वो ताकत है, ये वो एवोल्यूशनरी फोर्स है जिससे मानवों के अंदर मानवता जागृत होती है और साथ ही साथ सही कार्य करना और सही तरीके से सोचने का जो ढंग होता है, जो अवेयरनेस होती है, वो जागृत होती है। राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे अब। इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट विच इज़ फंडामेंटल इन नेचर एंड सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन लिटरेसी ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लोकतांत्रिक सरकारें हों, तो उनका जो सफलता होती है, सफलता की चाबी होती है उनके नागरिकों की लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे हैं सब। एन एजुकेटेड सिटीजन प्रोग्रेसेस एंड डेवलप्स हिमसेल्फ एंड दस कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ा लिखा जो नागरिक होता है वो स्वयं के को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है और डेवलप करता रहता है। और जब व्यक्तिगत तौर से कोई नागरिक डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होता है तो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्र भी, क्योंकि राष्ट्र नागरिकों से ही बनता है, तो वो राष्ट्र भी डेवलप करेगा। एजुकेशन डिफरेंशिएट्स ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स एंड हेल्प्स इन अर्निंग रिस्पेक्ट एज वेल एज लिबरेशन। तो ये इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानवरों से विलग करती है, अलग करती है, और इसी वजह से हम पशुता के स्तर से ऊपर उठ पाते हैं। आर्टिकल 45 ऑफ DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी corresponds to Article 13(1) of ICESCR that states the state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education of all the children until they complete 14 years of age। तो आर्टिकल 45 DPSP में ये बात कहता है। आर्टिकल 13(1) तक जो ICESR की बात है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 14 साल की उम्र तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को देना है। The Article 24 recognizes that it is a fundamental right of a child not to be employed in hazardous industries. Thus, we can see that right to education serves as the foundation for building up the human and fundamental rights. तो ये भी कहा गया है आर्टिकल 24 में कि किसी भी बच्चे को hazardous industries, जो जानलेवा इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें काम नहीं करना है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन पूरा का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है मानव अधिकार और फंडामेंटल बेसिक राइट्स के ऊपर। DPSP आर एक्चुअली ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो DPSP क्या है? ये वो ड्यूटीज़ हैं, ये वो सेवाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में आती हैं। एंड आर नॉन जस्टिसिएबल। दे आर सोशल ड्यूटीज़ विच स्टेट गवर्नमेंट्स मे और मे नॉट परफॉर्म। तो अगर DPSP नहीं फॉलो करती, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो आप उसमें कोई मुकदमा नहीं चला सकते, उनको स्यू नहीं कर सकते। लेकिन ये पूरा का पूरा जो दायित्व है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो चाहे तो करे चाहे ना करे। दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 45 वॉज नेवर टेकन सीरियसली एंड इवन आफ्टर 52 years of independence the literacy rate in India was pathetically
40%। तो पहले आर्टिकल 45 को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया, इसीलिए बहुत समय तक भारत में जो लिटरेसी रेट था वो 40% के आसपास रहा। एंड देयर आफ्टर द पॉलिटिशियंस हैज फेल्ड टू कंप्लीट टू परफॉर्म द ड्यूटी, और इसी वजह से पॉलिटिशियंस भी अपने मस्त रहे और उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। द ओकेजन वॉज चैलेंज बाय प्राइवेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। ये वो मौका था जब इस बात पे चोट होने वाली थी और स्टेट को इस पर कदम उठाने के लिए आगे बढ़ना था। मौका था जो प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे स्टेट लेजिस्लेशन के, रेगुलेटिंग द चार्जिंग ऑफ कैपिटेशन फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन। तो कैपिटेशन फीस का मामला था। द कॉलेज मैनेजमेंट जो चाह रहा था वो सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ द राइट टू बिजनेस। तो कॉलेज मैनेजमेंट चाहता था कि हम कैपिटेशन फ़ीस चार्ज करें, हमारा बिजनेस करना का मेरा अधिकार है। द कोर्ट एक्सप्रेसली डिनाइड, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया दैट दिस क्लेम एंड प्रोसीडेड टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द राइट टू एजुकेशन। कोर्ट ने स्ट्रेट अवे मना किया कि राइट टू बिजनेस से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि राइट टू एजुकेशन की क्या स्थिति है। द कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ DPSP। कोर्ट ने इस चीज़ से भी हाथ खींच लिए कि आप DPSP को इन्फोर्स नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट आस फर्स्ट ऑफ ऑल इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस आप सब बच्चे ध्यान से याद कर लीजिए। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये बात निकल के आई थी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज़ इंक्लूसिव इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया आर्टिकल 21 के हिसाब से, क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के लिए। विदाउट एजुकेशन नो वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ वन राइट एंड ड्यूटी। अब जो आदमी पढ़ाई लिखा नहीं होगा तो वो अपनी क्या दायित्व समझेगा और क्या अधिकार समझेगा। Hence, right to education should be a fundamental right, but in this case it was decided up to which age this right is available। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था मोहिनी जैन वाले में कि किस उम्र तक आखिर ये फंडामेंटल राइट रहेगा राइट टू एजुकेशन। इन उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का मामला है ये। वंस अगेन दिस क्वेश्चन अरोज एंड हेल्ड दैट राइट टू एजुकेशन ऑल पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव राइट टू एजुकेशन। तो इस मामले में ये हुआ कि सारे ही देश के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। द कोर्ट हेल्ड इट एज अ फंडामेंटल राइट, और यहाँ पे कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार किया। एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ स्टेट एंड प्रोविजन ऑफ DPSP, दिस वाज प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें स्टेट की जो आर्थिक स्थिति उसको भी ध्यान में रखा गया, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस और साथ ही DPSP के क्या प्रोविजंस उन्होंने लागू कर रखे हैं, इसको देखते हुए 6 से लेकर 14 साल तक की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इम्प्लीमेंट किया गया। ड्यू टू जुडिशियल पार्टिसिपेशन द गवर्नमेंट इंक्लूडेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। तो 86th अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में जुडिशियल पार्टिसिपेशन की मदद से इंक्लूड किया गया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट वाज टू एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन मोहिनी जैन केस। अब इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मोहिनी जैन केस का जो डिसीजन था उसकी वो सही है या किस हद तक सही है नहीं है इसका डिसीजन करना था। It was decided by the petitioner who ran a medical college, medical and engineering colleges in various states, that if Mohini Jain decision was correct and followed by state government, then they will have to shut down their colleges। तो इसमें जो petitioner था जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित करता था बहुत सारे स्टेट्स में, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मोहिनी जैन का केस का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है तो फिर उनको तो अपने सारे ही कॉलेजेस को शट डाउन करना पड़ेगा सभी स्टेट्स में। 5 जज बेंच ऑफ बाय 3-2 मेजॉरिटी पार्टली एक्सेप्टेड एंड पार्टली ओवर रूल्ड मोहिनी जैन डिसीजन। तो 5 जज बेंच बनी, इसमें 3-2 की मेजॉरिटी के साथ कुछ हिस्सा मोहिनी जैन केस के डिसीजन का एक्सेप्ट किया गया और कुछ हिस्सा ओवर रूल कर दिया गया।
और साथ ही साथ फाइनली इसमें जो निकल के आती है बात वो ये थी कि लिमिटेड द एज ऑफ रिसीविंग फीस फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। तो इसमें एज लिमिट निर्धारित की गई कि 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी स्टेट्स में लागू होगा। उसके ऊपर फ़ीस या कैपिटेशन फ़ीस के लिए बाध्यता नहीं रखी जाएगी। फर्दर ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय आर्टिकल्स 41, 45, 46 कैन बी डिस्चार्ज बाय द स्टेट by establishing its own institution or by aiding, recognizing or granting affiliation to private institution। तो इसमें साथ में ये भी कहा गया कि आर्टिकल 41, 45, 46 को अगर आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं, यानी कौन स्टेट डिस्चार्ज करना चाहता है, तो फिर वो या तो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस खोले, पढ़ाए फर्दर एडवांस स्टडीज़ के लिए बच्चों को, या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एड कर दे या उसको रिकॉग्नाइज़ कर दे या फिर उसको ग्रांट दे दे, एफिलिएट कर दे। तो इस तरह से भी वो उस शिक्षा के स्तर को कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है स्टेट। इन सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस मामले में द कोर्ट एक्सप्रेसली रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। तो कोर्ट ने एक्सप्रेसली मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को कि हर सिटीज़न को फंडामेंटली उसको राइट है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है। इन TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द उन्नीकृष्णन डिसीजन पार्टली। अब TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन डिसीजन जो था 3-2 मेजॉरिटी से जो हुआ था उसको पार्टली ओवर रूल कर दिया। The court held that the scheme relating to admission and fixing of fees was not correct। उन्होंने कहा कि जो स्कीम है एडमिशन और फ़ी फिक्सिंग के बारे में वो सही नहीं है। As to that extent they were overruled। और इसी जहाँ तक ये उनको गलत लगा, सही नहीं लगा, उतना उन्होंने हिस्सा ओवररूल कर दिया। In this case the judges agreed that establishing an educational institution is not any trade। उन्होंने ये कहा कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब आप बनाते हैं तो वो कोई व्यवसाय का हिस्सा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, जैसे पहले कहा गया था कि ये राइट टू बिज़नेस है जब मोहिनी जैन केस वाली बात आई थी। बट दे हेल्ड दैट इट इज़ एन ऑक्यूपेशन। तो कोर्ट ने कहा कि ये ऑक्यूपेशन आप मान सकते हो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन अंडरटेकन एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और मिशन ऑफ लाइफ। तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? ये एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है या फिर आप मिशन की तरह भी इसको एम कर सकते हैं या इसको परस्यू कर सकते हैं। इन सेकेंड केस उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ AP, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट inclusive in 50% payment seat, 5% shall be reserved for NRI students who will get admission on basis of entrance examination. So education begins at a charity but it soon becomes occupation, no profiteering but reasonable surplus। तो सेकेंड उन्नीकृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% पेमेंट सीट्स जो होंगी उसमें से 5% आप NRI के लिए रिज़र्व कर लीजिए, क्योंकि चैरिटी की तरह जो भी संस्था शुरू होती है फाइनली वो ऑक्यूपेशन के तौर पे ही एंड अप होती है। तो कम से कम उसमें प्रॉफिट बहुत ना कमाए, रीज़नेबली सरप्लस में ही उस ऑक्यूपेशन को रखें, यही मान्य होगा। इन नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस UPSC 1993, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फिजिकली हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड एंड हाफ ब्लाइंड हैव द राइट टू कम्पीट इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये दूसरा बड़ा मामला था जब इंडियन फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1993 में ये बात कही गई कि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ब्लाइंड है, हाफ ब्लाइंड है, वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनको क्वेश्चन पेपर जो है ब्रेल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए या फिर कोई राइटर प्रोवाइड करना चाहिए उनकी हेल्प के लिए। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन, तो आप पाएंगे ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे पास। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 15, 21A, 30 में। पार्ट 4 में DPSP है आर्टिकल 32(2), आर्टिकल 41, 45, 46 में। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A और 51A और स्मॉल k। एंड पार्ट
11 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब इसको और बात करेंगे तो आफ्टर 7 years ऑफ मेकिंग राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट द पार्लियामेंट एनेक्टेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो हम बात करने वाले हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, जो कि 7 साल बाद बनाया गया था। 7 साल बाद किसके? जब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में गिन लिया गया। सेक्शन 3, 4, 5 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। तो जो मेन है वो मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ, बाकी आप इस एक्ट को पढ़ लीजिएगा। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि एवरी चाइल्ड ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 years शैल हैव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड टिल ही कंप्लीट्स प्राइमरी एजुकेशन बाय नियर बाय इंस्टीट्यूशन। तो 5 का ही जो संस्थान होगा, जो आंगनवाड़ी केंद्र हो या स्कूल हो, प्राथमिक शालाएँ हों, वहाँ से 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इम्पार्ट करा जाएगा। चाइल्ड मेंशन अबव इज़ नॉट लायबल टू पे एनी फीस। तो फीस नहीं पे करनी है इसमें। सेक्शन 4 कहता है कि चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन गिवन एडमिशन, हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर एलिमेंट्री एजुकेशन, ही शैल बी एडमिटेड इन अप्रोप्रिएट क्लास। तो जिन बच्चों ने एजुकेशन नहीं ली है, एडमिशन नहीं लिया है, तो उनको अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन लिया जाए और साथ ही साथ स्पेशल ट्रेनिंग लगा के उनको उस क्लास के लायक बनाया जाए, ऐसा सेक्शन 4 में कहा गया है। राइट टू ट्रांसफ़र टू एनी अदर स्कूल सेक्शन 5 में बात होती है। इफ़ एनी स्कूल डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर किसी स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है कि एलिमेंट्री एजुकेशन वो पूरी कर पाए बच्चा, तो उसको किसी ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिसमें वो सारी सुविधाएं हो। इस पर्पज़ के लिए इंचार्ज जो प्रीवियस स्कूल का है वो टीसी देगा बच्चे को, और अगर मान लीजिए टीसी देने में देर भी होती है तो ये कोई रीज़न नहीं होगा कि आप बच्चे को मना कर दें एडमिशन से। एडमिशन तो संस्था को देना ही पड़ेगा। ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 8 में बात होती है। इसमें कहा गया है कि प्रोवाइड एवरी चाइल्ड विथ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि हम लोग ने अभी बात करी। इस्टेब्लिश्ड ओन कंट्रोल एंड सब्सटैंशियली फंडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये पूरी स्कूल जो होते हैं एलिमेंट्री, ये सरकारी पैसे से अनुग्रहित होते हैं, अनुदान मिलता है इनको। इट इंक्लूड्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, वीकर सेक्शन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ड्रेस और खाना ये सब भी प्रोवाइडेड रहता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइडेड रहता है, टीचिंग स्टाफ, लर्निंग इक्विपमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स। तो यहाँ तक कि टीचर्स की ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम सरकार करती है। ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ में भी यही आता है, लेकिन ये लोकल लेवल पे है। सेक्शन 9 कहता है कि सारे बच्चे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लोकल लेवल पे उनको मिलेगा सेक्शन 8 के अनुसार, और सारा बच्चों को जो माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। स्कूल की फंक्शनिंग जो है जुरिडिक्शंस क्या अकॉर्डेंस होगी, और एकेडमिक कैलेंडर का प्रोविज़न भी इसमें रखा जाता है ताकि बच्चों का ग्रोथ और पढ़ाई अच्छे से रिकॉर्ड और जज किया जा सके। पेरेंट और गार्जियन की क्या ड्यूटी है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इसमें बताया गया है कि हर पेरेंट या गार्जियन का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को ले जाके स्कूल में एडमिशन करवाए, जो भी सबसे पास का हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब चाहे लोकल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, जिस भी लेवल पे वो बच्चा अवेलेबल है, तो सेक्शन 11 के अनुसार प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। इसके लिए शहर में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। 3 years ऑफ एज, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, और 6 से 14 के लिए फिर वही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट है। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल हैव बीन प्रेजेंट इन प्रीएम्बल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो भारत में ये वाला कॉन्सेप्ट जो था राइट टू एजुकेशन का, ये प्रीएम्बल में ही था, लेकिन इसको मूर्त रूप देने में काफ़ी समय लगा। द वर्ड्स इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल वर इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशलिज्म एक्सेट्रा। जब आप प्रीएम्बल पूरा पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को देख पाएंगे। इनवेरिएबली कैरी विद देम द राइट टू एजुकेशन एंड ऑन दिस बेस ऑल ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स आर इरेक्टेड। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से राइट टू एजुकेशन का जो बेस है वो मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स ही हैं। So guys, this was the lecture on right to education. I hope this lecture is of benefit to you. Keep learning, keep preparing. Bye bye for now.